वेलकम टू JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ेंगे RPSC RSSB राजस्थान के सभी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि आपके होने वाले ऑप्शन सहित अपन जो पहले आए हुए एग्ज़ाम में या आने वाले और इसके तहत क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाड विजय स्तंभ स्थित है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस जिले में भीमलाड विजय स्तंभ स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके सी ऑप्शन यानी कि भरतपुर के बयाना जिले में भीमलाड स्तंभ विजय स्तंभ स्थित है। चलिए चलते हैं, इससे संबंधित और आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे भीमलाड विजय स्तंभ के बारे में, और राजस्थान में सभी प्रकार के जितने भी और अन्य स्तंभ कौन कौन से हैं उसके बारे में भी अपन इस क्वेश्चन के साथ 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमलाड विजय स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। भीमलाड विजय स्तंभ आपके ये कहाँ पर स्थित है, ये भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण आपके 371 ईस्वी में गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने करवाया था। तो आपको याद रखना है, भीमलाड विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण 371 ईस्वी में गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा करवाया गया था। इसका भीमलाड विजय स्तंभ का क्या महत्व है, तो इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ माना जाता है, जो गुप्त काल के दौरान स्थापित किया गया था। और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, तो इसे उषा लाड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उषा लाड के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपके उषा लाड के नाम से जिसे जाना जाता है वह हो जाएगा आपका भीमलाड विजय स्तंभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए ये एग्जाम की दृष्टि से। तो आप जो कोई भी इस वीडियो पर पहली बार जुड़े हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करते हुए उनको भी इस क्लास से जोड़िए। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। आगे आपका है अन्य क्या क्या और राजस्थान में किस प्रकार कहाँ स्तंभ मौजूद हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अन्य स्तंभ महत्वपूर्ण स्तंभों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका स्तंभ कौन सा आ रहा है, तो आपका आ रहा है विजय स्तंभ यानी कि चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था, तो आपके 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराकर अपनी जीत की याद में 1440 से 1448 के बीच किसका निर्माण करवाया था, तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो चलिए एक बार फिर से याद रखिए, आप निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण किसने करवाया था, तो आपके 1437 में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराकर मोहम्मद खिलजी को हराकर अपनी जीत की याद में आपके 1440 से लगाकर 1448 के बीच में किसका निर्माण करवाया, तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये आपके 9 मंजिला है और इसकी ऊंचाई आपके 37.19 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। याद रखना आपको 37.19 मीटर, और इसकी ये कितने मंजिला है, तो आपके 9 मंजिला हो जाएगा। इसके शिल्पी कौन है, तो इसके वास्तुकार आपके जैता और उसके पुत्र आपके नाप्पा, पूंजा और पोमा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वास्तुकार थे तो आपके जैता थे। इसके अलावा उनके पुत्र आपके नाप्पा, पूजा और पोमा इनके आपके शिल्पी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अन्य नाम क्या क्या है, तो इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजय स्तंभ के बारे में, भारतीय मूर्तिकला का आपका विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का आपका अजायब घर भी किसको कहते हैं, तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई, इसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच में 1437 में महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराकर अपनी जीत की याद में इसका निर्माण करवाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अपन आगे है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने कराया, तो सबसे पहले याद रखना है ये कितने मंजिला है आपका, तो ये आपका 7 मंजिला है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जिसका नाम जीजा बंगेरवाला ने, किसने, जीजा बंगेरवाला ने जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी आदिनाथ को समर्पित इसको किया था। इसकी विशेषता क्या है, तो ये भी विजय स्तंभ से भी ये क्या है पुराना जो स्तंभ कहलाता है वो कौन सा है, तो कीर्ति स्तंभ कहलाता है। ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ही स्थित है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये 9 मंजिला है, ये 7 मंजिला है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में आपके एक जैन व्यापारी जीजा बंगेरवाला ने निर्माण करवाया था, और जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, यानी कि आदिनाथ को समर्पित किया था। चलिए चलते हैं आगे। आगे आपका जो तीसरा स्तंभ है वो आपका है सरगासुली यानी इसरलाड स्तंभ, जो कि जयपुर में स्थित है। इसका देखते हैं। तो ये जयपुर में त्रिपोलिया बाजार के पास ये स्थित है। ये जयपुर में जो सरगासुली या अथवा इसरलाड स्तंभ कहाँ मौजूद है, तो ये आपका जयपुर में, कहाँ पर, जयपुर में
त्रिपोलिया बाजार के पास स्थित है इसका निर्माण आपके 1747 ईस्वी में महाराजा ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में अपनी जीत की खुशी में करवाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका निर्माण आपके 1747 ईस्वी में, कब? 1747 ईस्वी में महाराज ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में अपनी जीत की खुशी में किसका निर्माण करवाया था? तो ईसर लाट का निर्माण करवाया था। चलिए अगला है आपका हर्षनाथ मंदिर स्तंभ, जो कि सीकर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। तो ये स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये सीकर में स्थित है और ये प्राचीन स्तंभों में से एक है। इसका निर्माण आपके 10वीं शताब्दी में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के समय इसका निर्माण हुआ था। तो हर्षनाथ मंदिर जो आपका स्तंभ है वह सीकर जिले में स्थित है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के समय हुआ था। अगला आपका है बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख जो कि बड़ली अजमेर में स्थित है और इसकी विशेषता आपकी यह है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख हो जाएगा, जिसे लगभग 443 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बड़ली का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो बड़ली जो कि अजमेर ज़िले में आता है और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कहलाता है, ये जिसे लगभग 443 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF आसानी से मिल जाएगी। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप कहाँ पर रखी है अथवा किस दुर्ग में रखी है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप कहाँ पर रखी है। इन चारों ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि जयगढ़ दुर्ग में आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण को रखी हुई है। अपन इसका एनालिसिस करेंगे, 360 डिग्री से इसका एनालिसिस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का भी अपन ने काफ़ी अच्छे से एग्जाम में एनालिसिस किया है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन का देखते हैं जल्दी से। तो जय बाण तोप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जय बाण तोप ये कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के आपके जयगढ़ किले में स्थित है। इसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर लगी तोप मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे विश्व रिकॉर्ड भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर लगी तोप मानी जाती है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपके 1720 ईस्वी में। कब? इसका निर्माण आपके 1720 ईस्वी में महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने, किसने? सवाई सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। गोला दागने पर एक बार परीक्षण के लिए गोला दागा गया था, जिसका गोला आपके जयपुर से लगभग कितने किलोमीटर दूर? 35 किलोमीटर दूर, यानी चाकसू में गिरा था और वहाँ एक बड़ा तालाब बन गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जय बाण जो तोप है उसको एक बार परीक्षण के लिए गोला दागा गया था, जिसका जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर चाकसू में इसका गोला गिरा और वहाँ पर एक बड़ा तालाब बन गया था। इसके अलावा तोप ढलाई का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो तोप बनाने का कारखाना भी आपके जयगढ़ किले में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है वह है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में कौन कौन सी तोपें स्थित है? तो प्रसिद्ध तोपें कौन कौन सी है? मेहरानगढ़ किले में किला, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क बिजली जैसी कई प्रसिद्ध तोपें मौजूद है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर जिले में स्थित है, वहाँ पर कौन कौन सी तोपें हैं? तो किला, शंभू बाण, गजनी खां, कड़क बिजली जैसी कई अन्य प्रसिद्ध तोपें मौजूद हैं। इनकी विशेषता क्या है? तो कुछ तोपें जयपुर और बीकानेर से जीत कर यहाँ लाई गई थी। ये तोपें आज भी किले की प्राचीर पर रखी हुई है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चलिए कोई अगर आप मेहरानगढ़ दुर्ग पर घूमने गया हो तो आप कमेंट में मुझे अवश्य बता सकते हैं कि क्या ये किले की आज भी प्राचीर पर रखी हुई है। अगर हाँ तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए अगला है आपका बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की तोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग की तोप कौन सी है? तो गर्भ गुंजन तोप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसमें गर्भ गुंजन तोप को रखा गया है, क्योंकि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन नामक एक प्रसिद्ध तोप मौजूद है। कहते हैं जब इसका परीक्षण करते थे अथवा ये जब चलाई जाती थी तो किसी भी जो गर्भधारण महिला है उसका गर्भ भी गिर जाता था अगर इसकी गर्जना को सुन लेती थी। चलिए चलते हैं अन्य किलों में, और कौन कौन से अन्य किलों में तोपें हैं? तो आपका है नवल बाण तोप। नवल बाण तोप कहाँ पर है? ये तोप आपके 12 जिले के शाहबाद किले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नवल बाण तोप कहाँ है? तो नवल बाण तोप आपके 12 जिले के शाहबाद किले में स्थित है। इसके अलावा आपके हुण हुंकार तोप ये कहाँ पर स्थित है? तो हुण हुंकार तोप आपके धौलपुर के शेरगढ़ किले में हुण हुंकार तोप रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुण हुंकार तोप कहाँ है? तो धौलपुर किले में हुण हुंकार नामक तोप रखी गई है। अगली है आपकी शारदा तोप। यह तोप आपके सवाई माधोपुर के खंडार किले में मौजूद है। तो आपके सवाई माधोपुर में कौन सा किला है? खंडार किलों में शारदा तोप मौजूद है। इसके अलावा आपके
लोहागढ़ किला भरतपुर की क्या विशेषता है? तो ये एक मिट्टी का किला है। भरतपुर का लोहागढ़ किला मिट्टी से बना हुआ है। अजेयता इस किले को मिट्टी का होने के कारण ये एक राजनीतिक संरचना के चलते अंग्रेज भी अपनी तोपों से नहीं जीत पाए थे। ये एक अन्य फैक्ट है, नोट के तरह आप याद रख सकते हैं चाहे तो, कि भाई जो लोहागढ़ किला है वह भरतपुर में स्थित है और एक मिट्टी से बना हुआ किला है, और इस किले की मिट्टी का होने के कारण और रणनीतिक संरचना के चलते अंग्रेज भी अपनी सभी प्रकार की तोपों से भी इसको नहीं जीत पाए थे। तो चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वह है आपका, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपको बताना है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए आप सभी। सही जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब, यानी ए ऑप्शन जयसमंद झील। तो राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपकी जयसमंद झील हो जाएगी। चलिए चलते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ, या अन्य और किस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं जयसमंद झील से, देखते हैं जल्दी से। तो जयसमंद झील को आपको डेबर झील भी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण आपका 17वीं शताब्दी में महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी विशेषता क्या है? तो ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। आपको याद रखना है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका नाम हो जाएगा जयसमंद झील। इस झील का निर्माण आपके गोमती नदी पर एक बांध बनाकर किया गया था, और इस पर आपके जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य इसके पास ही स्थित हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार अन्य महत्वपूर्ण झीलें कौन से देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले देखते हैं पिछोला झील। तो यह भी एक उदयपुर में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसका निर्माण आपके 14वीं शताब्दी में एक बंजारे ने करवाया था। इसका नाम पिछू बंजारा भी कहते हैं। इसमें जग निवास और जग मंदिर जैसे आपके प्रसिद्ध दीप महल भी मौजूद हैं। पिछोला झील में आपके जग मंदिर, जग निवास जैसे कि प्रसिद्ध दीप महल भी स्थित है। अगली है आपकी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी आपके उदयपुर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण आपकी 17वीं सदी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था, और इसकी विशेषता क्या है? तो यह झील पिछोला झील से एक नहर के माध्यम से, यानी लिंक नहर से, किससे? तो लिंक नहर से ये आपके जुड़ी हुई है। अगर इसका पानी ज़्यादा हो जाता है उसमें, और उधर से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें डाल सकते हैं। चलिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पिछोला सागर और फतेह सागर झील अपन ने देखी है। इसके अलावा आपके आना सागर झील को देखते हैं जल्दी से। तो आना सागर झील आपके अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण आपकी 12वीं शताब्दी में अजय पाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान द्वारा करवाया गया था। इसकी विशेषता क्या है? तो इस झील के किनारे आपके दौलत बाग और बारादरी का निर्माण भी मुगलों द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आना सागर झील को आपको याद रखना है। यह अजमेर में स्थित कृत्रिम झील है। 12वीं शताब्दी में अजय पाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, और इसके किनारे दौलत बाग और बारादरी का निर्माण भी मुगलों द्वारा करवाया गया था। चलिए, अगला है आपके राजसमंद झील। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये राजसमंद जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में आपके महाराणा राज सिंह द्वारा करवाया गया था। इसकी विशेषता आपकी है, ये झील अपनी ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपके नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ये एक मीठे पानी की कृत्रिम झील है, तो नमक उत्पादन यहाँ से नहीं का मिस टाइपिंग हो चुका है। आपको याद रखना है, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में आपके महाराणा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। तो अन्य और कौन कौन सी झीलें देखते हैं? तो पुष्कर झील देखते हैं जल्दी से। ये भी अजमेर शहर के पुष्कर शहर में स्थित है। इसका एक धार्मिक महत्व है। इसमें ये एक पवित्र झील हो जाती है, और यहाँ पर प्रसिद्ध पुष्कर मेले का भी आयोजन होता है। इसके अलावा आपका नक्की झील सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, और यह राजस्थान की सबसे ऊंची कृत्रिम झील मानी जाती है इसको। और इसके अलावा बालसमंद झील ये आपकी जोधपुर में स्थित है, और इसका निर्माण आपकी 12वीं शताब्दी में बालक राव प्रतिहार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो पुष्कर झील, नक्की झील और बालसमंद झील जो कि आपकी जोधपुर जिले में स्थित है, 12वीं शताब्दी में बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन है आपके, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है? आपको बताना है कि अपने पंचपीर में उपस्थित बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, यानी कि 13 ताली नृत्य। चलिए चलते 13 ताली नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं 13 ताली नृत्य इंपोर्टेंट नृत्य है। इसका प्रदर्शन आपके कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पुरुष गायक के रूप में पीछे बैठकर तानपुरा, ढोलक और मजीरा बजाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरुष
आपके गायक के रूप में पीछे बैठकर तानपुरा, ढोलक और मजीरों का रूप में इसका गायन करते हैं। इसके अलावा वाद्य यंत्र, तो इसमें आपके इस नृत्य में आपके 13 मजीरे इस्तेमाल होते हैं, जो 9 मजीरे दाहिने पैर में और 2 कोहिनी पे और 2 हाथों में बांधे जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके इस नृत्य में आपके 13 प्रकार के मजीरे का इस्तेमाल होता है। इसमें आपके 9 दाहिने पैर में मजीरे बांधे जाते हैं, 2 कोहनी पे और 2 हाथों में बांधे जाते हैं। 13 ताली नृत्य की क्या विशेषता है, तो ये राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 13 ताली नृत्य आपके एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है राजस्थान का जिसे बैठकर किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, तो मांगी बाई, नारायणी और मोहिनी इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकियाँ कहलाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मांगी बाई, नारायणी और मोहिनी इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकियाँ हो जाएगी। इसके अलावा यह नृत्य लोक देवता रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 13 ताली नृत्य अपन ने पढ़ा। तो चलिए इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा अन्य नृत्य देखते हैं जल्दी से। घूमर नृत्य पढ़ते हैं। तो राजस्थान का एक ये राज्य नृत्य है, इसे लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। इसे महिलाएं घाघरा पहनकर गोल घेरे में घूमते हुए करती है और यह गणगौर, तीज जैसे त्यौहार और विवाह के अवसर पर घूमर को किया जाता है। चलिए अगला है आपका कालबेलिया नृत्य। तो यह नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे सपेरा जाति के रूप में भी जाना जाता है। 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था, कालबेलिया नृत्य को 2010 में। और इसकी विशेषता है इस नृत्य में नाग नागिन की गति को प्रदर्शित करने वाली लचकदार हरकतें भी इसमें की जाती है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबो सपेरो ने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुलाबो सपेरो, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना हो जाएगी। 2010 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया था। और इसमें नाग नागिन की गति को प्रदर्शित करने वाली लचकदार हरकतें भी इसमें की जाती है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट नृत्य की तरफ। अगला है नृत्य आपका भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के बारे में पढ़ते हैं जल्दी से। तो ये नृत्य आपके भवाई जाति द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भवाई जाति द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से आपके उदयपुर संभाग में ये भवाई नृत्य किया जाता है और भवाई जाति द्वारा किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो ये एक पेशेवर और कर्तव्य वाला नृत्य है जिसमें कलाकार सिर पर कई मटके रखकर तलवार की धार पर या गिलास पर नाचते हैं। इसके जन्मदाता कौन है, तो इस नृत्य के जन्मदाता आपके असेता ठाकर माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके असेता ठाकुर को इस नृत्य का जन्मदाता माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार आपके पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा इस नृत्य के जाने माने कलाकार माने जाते हैं। और अंत में अपन पढ़ते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। तो यह समुदाय आपके शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें पुरुष नकली घोड़ों पर बैठकर युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। यह नृत्य विवाह समारोह और अन्य उत्सवों पर इसको कच्ची घोड़ी नृत्य को किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे सभी नृत्य। आप वीडियो को पॉज करके अथवा फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले नृत्य की तरफ। अगला है आपका गैर नृत्य। तो इसका समुदाय यह भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है और यह होली के अवसर पर या अथवा त्यौहार पर किया जाता है, जिसमें पुरुष लकड़ी की छड़ियों को आपस में टकराते हुए गैर नृत्य को करते हैं। अगला है आपका चरी नृत्य। तो यह नृत्य आपके किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है चरी नृत्य आपके किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर चरी अर्थात घड़ा रखकर उसमें जलते हुए दीपक जलाकर नृत्य इसमें चरी नृत्य में करती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपके सिर पर घड़ा अथवा चरी रखकर उसमें जलते हुए दीपक जलाकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपका चरी नृत्य आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, कौन सा लोक देवता राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा पंच पीरों में शामिल लोक देवता नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन यानी गोगा जी। सॉरी ए ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आपका क्या जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन तेजा जी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं पांचों पीरों के बारे में पढ़ते हैं। पंचपीर कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके इसका आंसर जो तेजा जी था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो तेजा जी लोक देवताओं का जन्म आपका 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है तेजा जी लोक देवताओं का जन्म आपके 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। ये जाति के उनसे इनके, तो ये एक जाट जाति के लोक देवता थे जो जिनको इन धोलिया गोत्र संबंधित है। इनको धोलिया पीर या धोलिया वीर भी इनको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
तो तेजा जी को आपके नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। किंवदंती है कि उन्होंने एक सांप को दिया हुआ वचन निभाया था और सांप के काटने पर उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उनको नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए कारण गौरक्षकों में भी ये गिने जाते हैं। इनका मेला आपको देखते हैं तो मेला आपके तेजा जी के सम्मान में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को, कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में एक विशाल पशु मेला का आयोजन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पूछा जाता है अपने तेजा जी का मेला कब भरा जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहाँ पर? तो परबतसर नागौर में इनका विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। सर्पदंश में हुई इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो किशनगढ़ के पास सुरसुरा में हुई थी। तो इनकी बलिदान स्थल कहाँ है आपका? तो किशनगढ़ के पास सुरसुरा में इनका बलिदान स्थल मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पंचपीर 5 लोक देवता कहलाते हैं, जिनकी पूजा हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग करते हैं, इसलिए इनको पंचपीर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। चलिए, तो इनका जन्म, पाबू जी का जन्म आपके कोलू फलोदी में हुआ था। कोलू फलोदी में पाबू जी का जन्म हुआ था। इनको आपके ऊँटों को देवता माना जाता है, तो इनको पाबू जी को ऊँटों को देवता माना जाता है। राजस्थान में जब ऊँट बीमार होते हैं तो इनकी पूजा की जाती है। इनको आपके देवल चारणी की गायों को बचाने हेतु इन्होंने युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये गायों के रक्षक भी कहलाते हैं। इन्होंने देवल चारणी, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना, देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए युद्ध किया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी फड़ के बारे में पढ़ते हैं तो पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ों में से एक है, जिसका वाचन आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जब भी कोई ऊँट बीमार हो जाता है तो उनके सामने आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ का वाचन किया जाता है। इनका घोड़ा कौन सा था? तो केसर कालमी था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पाबू जी के बारे में आप याद रख लीजिए। इनका जन्म कोलू फलोदी में हुआ था। इनको ऊँटों के देवता माना जाता है। इसके अलावा देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए युद्ध किया और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ों में से एक होती है, जिनका वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और इनके घोड़ी का नाम इनके घोड़ा का नाम आपका था केसर कालमी। चलिए चलते हैं आगे। दूसरे जो पंचपीर में है वो आपके हैं हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म आपके नागौर जिले के बुड़ेल गांव में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है हड़बूजी का गांव आपके नागौर जिले के बुड़ेल गांव में हुआ था। इन हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे? हड़बूजी आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और बालीनाथ जी के शिष्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हड़बूजी आपके रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और बालीनाथ जी के शिष्य थे। इसके अलावा इन्हें शकुन शास्त्र का महान ज्ञाता माना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शकुन शास्त्र का महान ज्ञाता किसे माना जाता था? तो हड़बूजी का माना जाता था। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने में मदद की और उन्हें एक कटार भेंट की थी। हड़बूजी ने राव जोधा को मंडोर जीतने में मदद की और उन्हें एक कटार भेंट की थी। इनका पूजा स्थल आपके बेगटी गाँव फलोदी में है, और जहाँ इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? तो बेगटी गाँव फलोदी में स्थित है और इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे पंचपीर आपके हैं गोगा जी, और इनका जन्म आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था गोगा जी का। इन्हें सांपों के देवता माना जाता है, इन्हें सांपों और नागों का देवता माना जाता है। इनका मेला यानी गोगा जी का मेला आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में यानी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। तो आपको इनका जन्म कहाँ पर हुआ? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ और इनका मेला आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी यानी हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। जाति से चौहान राजपूत थे। इनके मुख्य पूजा स्थल को गोगा मेड़ी यानी शीर्ष मेड़ी इनका मुख्य स्थान, तो इनका मुख्य पूजा स्थल आपका गोगा मेड़ी जो कि आपके हनुमानगढ़ में स्थित है, जहाँ पर शीर्ष मेड़ी भी इसको कहते हैं, और ददरेवा यानी दुर्मेड़ी भी इनके मुख्य स्थान को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथे जो आपके पंचपीर में है वो आपके रामदेव जी। इनका जन्म आपके बाड़मेर जिले के उड़ू काश्मीर गाँव में हुआ था। इन्हें रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम दोनों ही समान रूप से पूजते हैं। मुस्लिम इन्हें आपको रामसा पीर भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? तो इनका मुख्य मंदिर आपके रूणीचा जो कि जैसलमेर में स्थित है, और इन्होंने कामड़िया पंथ की भी स्थापना की थी। किसने की थी? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनका मेला आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला आयोजन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आज के अंतिम आपके पंचपीरों में शामिल मेहाजी मांगलिया को देखते हैं। तो इनका पूजा स्थल आपका मुख्य पूजा स्थल आपके जोधपुर के बापणी गांव में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट इनका मेहाजी मांगलिया का पूजा स्थल आपके जोधपुर के बापणी गांव में स्थित है।
इन्हें गायों के रक्षक में जाना जाता है। इन्होंने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों को बचाने के लिए जैसलमेर के शासक से युद्ध किया था। और इनके घोड़े का नाम क्या था? तो किरण काबरा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेहाजी मांग लिया कि घोड़े का क्या नाम था? तो किरण काबरा। घोड़े का नाम किरण काबरा था। और इनका मेला आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बापणी गांव में लगता है, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। याद रखना आपको, जोधपुर जिले में स्थित है बापणी गांव, जो कि इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आयोजित किया जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन, जो कि आपके लेवल 1 और लेवल 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आपकी वैकेंसी का नोटिस भी जारी हो चुका है। जो कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं जल्दी से अपने फॉर्म को फिलअप कर दे और लग जाए। लेवल 1 और लेवल 2 वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी में लग जाए। पोस्ट कम है, आपको पोस्ट नहीं देखनी है, आपको अपना एक सीट को देखकर आपको तैयारी करनी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कोई भी पहली बार आया हो जुड़ जाइए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दीपक सर के साथ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर यहाँ पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं राजस्थान अध्ययन के किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।